लोग कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उनको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो है देना है। ख़ास तौर पे जो एमजी केवीपी यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं उनका पेपर जो है 6 तारीख को है। बाकी ये तो फूड न्यूट्रिशन का पेपर जो है ऑल इंडिया सबको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पढ़ना है। तो बच्चे ये पेपर जो है सभी के लिए है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये एमजी केवीपी का है, बाकी जगह भी देख लेंगे। ये 2023 का पेपर है, 2022 का हमने अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको देख के ही एग्ज़ाम में जाइएगा। और क्या करना है कि आप जो है कि देखिएगा कि आपको कितना अटेम्प्ट किए हैं आप लोग, और लास्ट में ज़रूर लिखिएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चे, जो बच्चे क्लास कर लिए हैं वो उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, जो नहीं किए हैं एक दो बार देख लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे क्लास किए हैं प्रॉपर तरीके से वो 50 में 50 यानी 50 में 50 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस मार्किंग जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है पेपर जो है 1 से 1.5 घंटे का कराया जाता है, अलग अलग अपना कॉलेज जो भी कराते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे का होता है। क्वेश्चन इसमें 50 होते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि बार बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कितने नंबर का है। तो फूड न्यूट्रिशन का पेपर 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर है ये 75 मार्क्स का है। कारण क्या है कि इसमें 25 नंबर जो होते हैं कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। तो ये इसलिए जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर कॉलेज से मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, और ध्यान से आपका जितना सही होगा लास्ट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा क्या हुआ है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। इंग्लिश में है कि गाइटर डिजीज इज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। तो घेंघा रोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आयोडीन की कमी से होता है। होता क्या है कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है आपके गले में, एक ना निकला हुआ हिस्सा जो होता है, गर्दन ऊपर करते हैं तो वहाँ थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो घेंघा रोग हो जाता है, गले में गला सूज जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी जब बेबी जन्म ले लेता है तो प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान ये रखना होता है बच्चे कि देखिए, अगर आपका जितना भी वजन है उसमें 2.5 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि क्या करते हैं, यदि आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो लगभग छोटे होते हैं, लगभग 3 से 4 केजी के ही होंगे, ठीक है। तो लगभग उन्हें 10 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए होती है, 10 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए होगी। तो इसमें हो जाएगा ए सही, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि संक्रामक रोग होते हैं, यानी इन्फेक्शियस डिजीज आर, यानी कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं बच्चे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि संक्रामक रोग कैसे कैसे फैलते हैं। तो हवा के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं इन तीनों के माध्यम से, ठीक है। तो हो जाएगा तीसरे का डी सही। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि पाक कला क्या है, ठीक है। पाक कला क्या है, ठीक है। पूछा हुआ है बच्चे कि पाक कला क्या है। अब इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि हु शुड हैव नो नॉलेज ऑफ कुकिंग, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कुकिंग की कला किसको होनी चाहिए, आर्ट किसको होना चाहिए कुकिंग का। तो पाक मतलब होता है कुकिंग या पकाना, ठीक है। तो इसमें दिया है पुरुषों को, गृहिणी को, छात्र को, अध्यापक को, ठीक है। तो हालांकि इसमें विकल्प हो जाएगा गृहिणी सही, यानी हाउस मेकर जिसे बोलते हैं, होम मेकर जिसे बोलते हैं। जैसे मम्मियाँ होती हैं घर में तो वो लोग खाना खास तौर पे बनाती हैं, तो पाक कला का ज्ञान उनको होना चाहिए। हालांकि ये सामाजिक तौर पे ये क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि जो पाक कला है, भोजन पकाने की कला है, वो हर किसी को होनी चाहिए, पुरुष महिला सबको, ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन के हिसाब से बी सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि पाठ्यपथ्य का अर्थ क्या है। पाठ्यपथ्य का अर्थ क्या है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चे, हिंदी में थोड़ा कठिन हो जाएगा तो इसलिए आप इंग्लिश भी ज़रूर देख लिया करिएगा। तो पाठ्यपथ का अर्थ होता है डाइट। अब डाइट क्या होती है मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है कि एक दिन में हम जितना भी भोजन लेते हैं, अपने मतलब आहार लेते हैं एक दिन में, उस पूरे एक दिन के डाइट भोजन को ही हम डाइट बोल देते हैं। अब डाइट का अर्थ क्या होता है, तो डाइट का अर्थ होता है बैलेंस डाइट से, ठीक है, कि कैसे हम जो है कि तरीके से भोजन लें, ठीक है। द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल, ठीक है। तो बैलेंस डाइट लेते हैं, डाइट मीन्स होता है द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल या गुड न्यूट्रिशन। तो कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट से होता है, ठीक है। चलिए
छठा क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। इसका पूछने का अर्थ क्या है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो इसमें ना कुछ चीज़ें आज अलग अलग तरीके से दी हैं। तो कुल आपको 6 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, ये यहाँ से आपको समझना है इस क्वेश्चन का अर्थ। हालांकि हम लोगों के शरीर में कुल एलिमेंट की अगर हम बात करें मिनरल्स की तो 24 होते हैं, और न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 6 होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स वगैरह मिनरल्स फाइबर से होते हैं, वाटर। ठीक, तो 6 हो जाएगा आपको पोषक तत्व की कमी। तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा जो हिंदी वाले बच्चे हैं। सातवां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है। कुपोषण का अर्थ होता है मेल न्यूट्रिशन। अब बच्चे अगर आप लोग भोजन जो है या तो ज़्यादा खा लेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कम खा लेंगे तो भी जो है कुपोषण हो सकता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट लेंगे तो कहीं ना कहीं कुपोषण नहीं सुपोषण होता है, और अगर ज़्यादा भोजन या कम भोजन लेंगे तो उससे कुपोषण होता है या मेल न्यूट्रिशन होता है। अब मेल न्यूट्रिशन के क्या कारण हैं? क्या प्रोटीन, ये पूछा हुआ है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन युक्त आहार लेंगे तो कुपोषण होगा, संतुलित आहार लेंगे तो कुपोषण होगा, गरिष्ठ यानी कि रिच फूड लेंगे तो कुपोषण होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा रिच फूड यानी कि गरिष्ठ भोजन। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब हम भोजन हद से ज़्यादा लेते हैं तो भी कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप कहेंगे कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, तो कह दें कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसी को हम बोलते हैं थियामीन। ठीक है, थियामीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में पाया जाता है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नीड फॉर वर्क, यानी यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? मशीन की आवश्यकता होगी, या उपकरण की आवश्यकता होगी, या एनर्जी की? तो एनर्जी की। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन का क्या कारण है, क्यों मतलब कि लोगों में कुपोषण हो जाता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। गरीबी हो सकती है, मिलावटखोरी हो सकती है, अशिक्षा हो सकती है। तो ये तीनों कारण हैं, यानी कि डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए 12वां क्वेश्चन है। बच्चा पूछा हुआ है कि परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर परिवार के आपके सदस्य हैं अगर वो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे उसके लिए क्या है? तो आपको इसमें ध्यान देना है। 4 विकल्प दिया हुआ बच्चा। एक दिया हुआ है उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक तत्व। इंग्लिश में देख लीजिए, प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, डिलीशियस फूड, पौष्टिक तत्व, या फिर न्यूट्रिशनल एलिमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन हो जाएगा इसमें सही, उचित पोषण। ठीक है, उचित पोषण, न ज़्यादा न कम। चलिए 13 में आ जाएगा बच्चे, ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं। अब बच्चे हमने आपको फर्स्ट यूनिट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो भोजन होता है इसको हम 7 कैटेगरी में बांटते हैं, और 7 कैटेगरी में पहले कैटेगरी में सभी अनाज आते हैं, दूसरे कैटेगरी में दाल वाल आता है, तीसरे कैटेगरी में जो है नॉनवेज वगैरह आते हैं, चौथे में सब्जियां आती हैं। तो इस तरह से मैंने कई तरह से आपको मैंने बताया था, और लास्ट में मैंने बताया था कि आपको जो है कि शुगर वगैरह आते हैं। ठीक, तो कुल मिला करके हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसमें अनाज आता है। ठीक, अनाज में क्या क्या आ जाएंगे? गेहूं का आटा आ जाएगा, रोटी आ जाएगी, मक्का आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सभी आ जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाले ग्रुप में भोजन वाले में आते हैं कुल अनाज। ठीक है, दूसरे में दाल की बात करें तो दूसरे में। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान देना है, मैंने ये सब क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया है। 13वें का हो जाएगा डी सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें पूछा हुआ है कि क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? तो बेटा ये सब तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप सबको पता होगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग हो जाता है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो मैंने आपको प्रोटीन के कार्य भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि हमारे बॉडी का निर्माण करता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है, और यूजफुल इन सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, घाव जल्दी भर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन के सभी कार्य हैं, तो इन सभी का भी उत्तर हो जाएगा डी सही, 15वें का भी। चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, 3 तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बांटते हैं,
और उस मोनोसेकेराइड में लैक्टोज आता था और लैक्टोज पाया जा रहा था दूध में। किस में पाया जा रहा था? दूध में। चलिए अब चलते हैं बच्चे, हम 17वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ कि माल्टोज क्या है। तो माल्टोज भी आपका एक जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है और ये आप सबको पता है कि ये पाया जाता है अंकुरित अनाजों में, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चा अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा उल्टा करके देख लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल को उलट के देख लीजिएगा, ये पेपर थोड़ा सा उल्टा है। इसमें पूछा हुआ है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है, यानी कि 1 ग्राम वसा जो होता है बेटा कितनी कैलोरी देता है। तो मैंने पढ़ा है आपको जो है 9 कैलोरी एनर्जी देता है। तो अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 9 कैलोरी देता है बेटा। अब वसा कैसा भोज्य पदार्थ हुआ है, 19वें क्वेश्चन को देखिए। वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? सूखा है, चिकनाई युक्त है, नमकीन है, मिश्रित है। तो आप सबको पता है कि जो भी बेटा आप देखेंगे, एक सेकेंड में आपको इंग्लिश में भी दिखा दूं। तो देखिए यहाँ फैट काइंड्स ऑफ फूड, तो फैट कैसा है? डाइटरी है, लुब्रिकेंट है, सैल्टी है, मिक्स है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे इसको। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा। तो ये बच्चा जो वसा होता है तो चिकनाई यानी कि जो भी तेल वाली चीज़ें होती हैं आपकी, उसमें जो है कहीं ना कहीं फ़ैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका हो जाएगा 19वें का बी सही। चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। ऊर्जा संग्रह का अर्थ ये हो गया, अगर इंग्लिश में हम इसी क्वेश्चन को देखें 20वें वाले को, तो व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा बेस्ट रिसोर्स जो होता है और यहाँ ऊर्जा संग्रह पूछा है, तो हालांकि दोनों का अर्थ थोड़ा सा अलग है। ऊर्जा संग्रह का अर्थ होता है कि एनर्जी स्टोरेशन का काम कौन करता है, और इस यहाँ पूछा है कि सबसे अच्छा एनर्जी कौन देता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हालांकि यूनिवर्सिटी ने थोड़े से अलग दिए हैं, हालांकि दोनों का उत्तर फैट हो जाएगा। ठीक है, फैट से जो है 9 कैलोरी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलता है और प्रोटीन से भी 4 कैलोरी मिलता है ना। तो ऊर्जा संग्रह भी फैट में ही अच्छे से होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी फैट देता है। तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा सी सही, फैट सही हो जाएगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए चलते हैं बच्चा 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण क्या है। यानी कि अगर इसी को हम इंग्लिश में देखें तो पूछा हुआ है 21 का कि काज ऑफ फीटस डेथ इन प्रेगनेंसी। तो इसके लिए कौन सा विटामिन जो है तो इसके लिए विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई है सही, यानी विटामिन ई की कमी होने से पेट में जो होता है बेबी, उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, ये पेपर पता नहीं कैसे उल्टा हो गया है। हाँ, 22 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, गाजर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ठीक मात्रा में पाया जाता है ये। और अरवी का पत्ता हो गया, हरा अरवी खाएंगे सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। फिर ब्लैक अरवी भी होता है, उसमें भी पाया जाता है। अरवी अरवी का एक सब्जी बनता है, पत्ता उसका खाने से ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। ठीक है, धनिया वगैरह में भी विटामिन ए ठीक ठाक मिलता है। चलिए 23 है बच्चा। इसमें पूछा हुआ कि निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। नेत्र ज्योति का सेंस ये होता है कि आँख ठीक रहती है। तो इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज गुड फॉर आई साइट। ठीक है, तो इसमें भी वही विटामिन ए सही हो जाएगा, तो दोनों का विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो विटामिन ए की कमी से जो है कि नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होती है और आँखों की ज्योति वही ठीक रहती है, तो विटामिन ए की वजह से ना। तो बी सही हो जाएगा 23वें का। चलिए चलते हैं बच्चे अपने 24वें क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन के सोर्स का क्या जो है सबसे अच्छा आयरन का सोर्स क्या है। नींबू, आंवला, संतरा, यकृत। यकृत इन द सेंस कि लीवर होता है। ठीक है, तो लीवर जो है जैसे बकरी, भेड़, इन सब का अगर लीवर खाते हैं तो उसमें जो है आयरन की सही मात्रा मिलती है। हालांकि सब्जियों में भी मिलती है, पालक वगैरह में ठीक ठाक मिल जाती है। तो बकरी भेड़ का लीवर खाने से मतलब सब लोग ना खाएं। ठीक है, जो खाते हैं वो अलग चीज़ है, हालांकि जो यहाँ विकल्प दिए हुए हैं उसमें लीवर ज़्यादा सोर्स है आयरन का। चलिए 25 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ क्या पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है कि सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। सोडियम यानी कि गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज। अब सोडियम क्या होता है, तो सोडियम एक हमारा जो है मिनरल्स होता है। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये सब हमने पढ़ा है। तो सोडियम जो होता है हमारे नमक में पाया जाता है। नमक का आप सबको पता है कि सूत्र होता है NaCl।
NaCl यानी कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर बनाते हैं। तो सबसे अच्छा जो सोर्स होता है सोडियम का वो हमारा नमक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नमक हो जाता है बच्चे। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, नमक में सबसे अच्छा सोडियम पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चा, देख लीजिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो देखो बच्चे, मैंने आप सबको पढ़ाया है कि एनीमिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी को जब मैं एनीमिया पढ़ा रहा था आप सबको, तो मैंने तीनों टाइप्स बताए थे अच्छे से, लेकिन विकल्प में यहाँ कुछ दिया नहीं है। हाँ, लेकिन इसको जो है कि 2 आप टिक लगाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं 2 भी देता है। ठीक है, तो 3 होता है लेकिन 2 भी कहीं कई जगह देखने को मिलता है, तो 2 आप यहाँ टिक लगाएंगे। ठीक है, अब 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है जल का सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, द फार्मूला ऑफ वाटर क्या है? तो फार्मूला ऑफ वाटर आप सबको पता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सब एक ही जैसे देखने में लग रहे होंगे। तो H2O फार्मूला हो जाएगा जल का। चलिए 28 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि जल शरीर के तापमान को क्या करता है, यानी कि जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर में जाके क्या करता है? क्या ये नियंत्रित करता है शरीर के तापमान को, या ख़त्म कर देता है, या बढ़ा देता है, या गर्म करता है? तो तापमान जो होता है, पानी जो होता है आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो 28वें का हो जाएगा ए सही। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए सही। चलिए 29 क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो वाटर के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो हमारे शरीर का लगभग 70 से 75% हिस्सा जो होता है वो पानी का होता है। ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा सी सही। 29वें का हो जाएगा बच्चा सी सही। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि कोलेस्ट्रम किसमें अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ठीक से नहीं है। ठीक है, हाँ, ये इंग्लिश वाला पढ़िए। कोलेस्ट्रम कंटेंस मेक मोर क्वांटिटी ऑफ, यानी कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। तो कोलेस्ट्रम में आप सबको पता है कि कोलेस्ट्रम माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है। अब इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो आप सबको पता है विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाए जाते हैं ना। तो अब 32 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि मक्खी द्वारा फैलता है मलेरिया, प्लेग, रेबीज, हैजा। तो हैजा यानी कि कलरा जिसे बोलते हैं, ये जो है मक्खी द्वारा फैलता है। ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर, यानी कि यूनिट 4 में। चलिए 33 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि क्षय रोग किसके से फैलता है। अब आप लोगों को यही क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। क्षय रोग को ही बेटा हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, और इसी को हम तपेदिक भी बोलते हैं। तपेदिक, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस एक ही को बोलते हैं। अब इसका जो बेटा क्या है, ये किस तरह से फैलता है? वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, कैल्सिलस या क्यूलेक्स। तो वो जो इजी नोट्स वगैरह खरीदे होंगे वहाँ पे गलत दे देता है बहुत बार। तो आप देखेंगे ना, ये बैक्टीरिया से फैलता है, और इसके बैक्टीरिया का नाम होता है कि इसके टीबी के बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा आपका बी सही। टीबी यानी क्षय रोग बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए बच्चे अब देखिए 34वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एड्स के लक्षण क्या हैं, यानी कि किसी के अंदर अगर HIV वायरस अगर इंटर कर जाता है। ठीक है, HIV वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV। अब ये क्या करता है, बॉडी में इंटर करता है तो एड्स नाम की बीमारी हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि लक्षण क्या हैं? तो ये तीनों लक्षण हैं। बाहर में कमी हो जाती है, लंबी अवधि तक बुखार रहता है, अतिसार की शिकायत होती है, यानी डायरिया भी हो जाता है। तो ये तीनों सही हैं, यानी कि डी सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ। मिड डे मील कार्यक्रम, देखो बच्चे अब हुआ क्या कि देखेंगे आप, मिड डे मील कार्यक्रम में क्या होता है कि जो 1 से लेकर के 5वीं और 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चों को भोजन कराया जाता है। तो पहली बार PV नरसिम्हा की राव की सरकार में जो है 1995 में ये लाया गया था। ठीक है, 1995 में पहली बार लाया गया था। ठीक है, तो ए 35 का आपका ए सही हो जाएगा। अब 36 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई थी। तो मैंने आपको अभी बताया है, जो हमारा 3rd यूनिट था। ठीक है, सॉरी 3rd नहीं, 2nd में ही मैंने आपको पढ़ाया था
कि जो पोषण नीति थी वो 1993 में लाई गई थी। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा रटना नहीं, जो मैं पढ़ा दिया बस उतना ही पढ़ के चले जाओ, आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं देखना है कि कितना ज़्यादा हमें याद करना है या कहाँ से कहाँ देखना है, बस इतना सफिशियंट है। चलिए 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं। मधुमेह को आप देखेंगे शुगर भी लोग बोलते हैं, इसी को डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डायबिटीज़ भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसमें देखेंगे कि पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया ये सिम्टम्स मैंने बताया था। पॉलीयूरिया का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिन, पेशाब बार बार लगती है और पेशाब ज़्यादा होती है ना, तो पेशाब बार बार होती है। अगला होता है अधिक प्यास लगना। अब पेशाब ज़्यादा होगी तो प्यास भी अच्छी लगेगी, ठीक ठाक। भूख में भी वृद्धि हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि मधुमेह के सभी लक्षण हैं, तो डी सही हो जाएगा 37 के। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। उच्च रक्तचाप इन द सेंस कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या लक्षण हैं? तो चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है, उल्टी होती है, तो ये सभी लक्षण हैं, तो 38 का हो जाएगा डी सही। ठीक है, 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि अतिसार इन द सेंस की डायरिया, अतिसार मतलब होता है डायरिया, और डायरिया भी मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है। डायरिया का होता है बेटा लक्षण पूछा हुआ है, यानी किस कारण से होता है, सॉरी डायरिया जो होता है किस कारण से होता है, तो आप सबको पता है कि गंदे पानी से या खराब भोजन से होता है, तो इन्फेक्शन वगैरह से, तो ये सभी के कारण हैं डायरिया होने के, तो डी सही हो जाएगा 39 का। खास तौर पे डी सही होगा उपर्युक्त सभी वालों में, तो ऐसा नहीं कि सभी पे लगाना है, लेकिन हाँ ध्यान देना है, अगर डी वाला ज़्यादातर सही होता है अगर उपर्युक्त सभी होता है तो फिर भी पढ़ के लगाना है। जैसे यहाँ देखिए पूछा हुआ है कि वैक्सीनेशन इज अब पूछा हुआ है कि नेचुरल इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, या सी में दिया है ए बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये बात समझनी जरूरी है। देखो रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, याद कर लो, क्योंकि जो नहीं पढ़े हैं बच्चे वो वीडियो में मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू, ताकि जो नहीं पढ़े हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो बेटा देखो वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीनेशन होता क्या है, तो इसका हिंदी होता है टीकाकरण। अब बच्चे देखो ना, अगर हम बीमार होते हैं तो बीमार होने से पहले भी हमें दवा दी जाती है, बीमार होने के बाद भी। जैसे अगर हमें बीमारी से हमें बीमारी ना हो और इसके लिए पहले ही दवा दे दी जाए, तो इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। जैसे आपको कोरोना नहीं हुआ था, तो कोरोना होने का डर था, लेकिन आपको तो कोरोना होने का जब डर था तो आपको कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आप दवा आपके शरीर में लगाई जा रही थी। ठीक है, तो जब बीमारी होने से पहले जो दवा आपके शरीर में डाली जाती है उसको हम वैक्सीन बोलते हैं, यानी कि जो दवा आपको बीमारी होने से पहले लगाई जाती है उसे वैक्सीन बोलते हैं। और होता क्या है इससे, ये वैक्सीन जा करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है, और फिर उसके बाद जब बाहर से जो है रोग अगर आपके शरीर में घुसना चाहेगा तो आप जो है उसको ये आपका शरीर जो होता है रोक देता है ना। तो यानी कि आपने जब इंजेक्शन से आपके अंदर दवा डाली गई तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। ठीक, तो इस तरह की जो वैक्सीन होती है ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। उसी तरह से जब आपको बुखार आ जाता है तब आप जो पदार्थ लेते हैं, जो दवा लेते हैं, उसको मेडिसिन बोलते हैं, और जो दवा रोग होने से पहले लेते हैं उसे वैक्सीन, जो होने के बाद लेते हैं उसे मेडिसिन। ठीक है, तो अब वैक्सीन दो तरीके की होती है, सॉरी वैक्सीन जो होती है, देखो बेटा इम्यूनिटी दो तरीके से होती है। इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक तो नेचुरल होती है, यानी कि आप अच्छे से रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, भोजन करेंगे अच्छे से बढ़िया बढ़िया, तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है अपने आप अच्छी रहती है, रोगों से लड़ने से आपकी लड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, और बच्चे आप देखेंगे कि एक आपको जो है देनी पड़ती है इंजेक्शन से, तो जो आपके खान पान से इम्यूनिटी बनी है उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और जो आप इंजेक्शन से लेते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो टीकाकरण एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, टीकाकरण एक्वायर्ड यानी बाहर से ली गई इम्यूनिटी है। तो आपका हो जाएगा बेटा बी सही, 40वें का हो जाएगा बी सही। चलिए अब चलते हैं बच्चे 41 पे। 41 पे पूछा हुआ है कि प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, यानी इम्यूनिटी के कितने टाइप हैं, तो दो हैं, एक नेचुरल यानी जो खान पान से हमारी इम्यूनिटी होती है,
दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम इंजेक्शन के माध्यम से या फिर दवा पीने के माध्यम से, जैसे पोलियो की आप वैक्सीन जो है पीते हैं, ठीक है, हालांकि वो पोलियो की खुराक उसे बोलते हैं, लेकिन उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक नेचुरल हो गई, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई, यानी जो बाहर से लिए हैं। 42 पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन का अर्थ होता है बच्चे बैलेंस डाइट, यानी डाइट प्लान, ठीक है। डाइट प्लानिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप देखेंगे समय का सदुपयोग होगा, धन का सदुपयोग होगा, कार्य का सरलीकरण होगा। तो 42 का हो जाएगा, सभी हो जाएगा सही, यानी कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो सभी फ़ायदे होते हैं। 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि कार्य सरलीकरण है, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन ये है बच्चा कि हम लोग मेक यूजफुल वर्क, ठीक है। कार्य को आसान बनाना तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि मेक यूजफुल वर्क, ठीक है। चलिए अब बच्चे हम देखते हैं कि 44 इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या है। यानी कि छोटे बच्चे, शिशु क्या होते हैं, एक से जो है कि कहीं ना कहीं 0 से 1 साल, 1 साल यानी 12 मंथ के बच्चे को हम शिशु या इन्फांट बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इनके लिए क्या अच्छा होता है, तो दूध तो अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए भी और अच्छा होता है इनको थोड़ी हरी सब्जियां ठीक ठाक से देनी चाहिए। तो माँ के दूध के अलावा इनको हरी सब्जियां भी देनी चाहिए, ठीक। हाँ, तो मुख्य भोजन जो हो जाता है, हाँ यहाँ पूछा है मुख्य भोजन क्या होता है ना, तो मुख्य भोजन दूध होता है, ठीक है। चलिए तो 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा दूध में लौह की नमक, देखो यहाँ हिंदी क्या दिया हुआ है, लौह नमक, तो यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। दूध में लौह नमक का अर्थ यहाँ होता है आयरन साल्ट, ठीक है। आयरन की मात्रा बस आपको जाननी है कि दूध में कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था नगण्य होती है, यानी कि न के बराबर होती है, न के बराबर होती है। दूध में आयरन की मात्रा बहुत ही कम या निग्लेजिबल या तो ना ही होती है, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो मुल्डर ने दिया था, ये बात आप सबको पता है। अगला है 47, इसमें पूछा है प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। ये मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है आपको, नाइट्रोजन की वजह से ही जो है प्रोटीन अच्छा काम करता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन ठीक ठाक होता है, ठीक। हाँ चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चे, माँ के दूध में उपस्थित रहता है, तो ये ना देखो, माँ के दूध में ध्यान रखिएगा कोलेस्ट्रम नहीं बताना है। कोलेस्ट्रम तो माँ के पहले दूध को ही बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे कोलेस्ट्रम लगा दिए होंगे। तो माँ के दूध में उपस्थित होता है ये देखना है, तो इसमें लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 48 का सी है, इसको ध्यान से लगाइएगा। चलिए 49 क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको बताए हैं। हाँ, वसा की अधिकता से मधुमेह होता है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, लेकिन वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा होता है। फ्राइनोडर्मा कूल्हे जांघ पे क्या होता है, नुकीले पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा होता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन के की खोज कब हुई थी, तो ये बात जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, विटामिन के की खोज 1933 में हुई थी। तो बच्चे आज जो है हमने फिर से ये 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब इतना मैंने करा दिया कि आप जो है 50 में 50 जो भी पेपर आएगा अटेम्प्ट कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सारी वीडियो ध्यान से देख के जाइएगा। दूसरी चीज़, अब जो है बच्चे आपका पूरा MCQ हो गया कंप्लीट, पूरा थियरी हो गया कंप्लीट। तो जितना भी आपका सही हुआ है, पहले ध्यान से जो बच्चे क्लास किए हैं पहले तो वो, ठीक है, ईमानदारी से बच्चा लिख दो कि कितना आपने सही किया है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है और अच्छे से वो याद किया है, ठीक है। तो फिर बाकी जो होगा MCQ उसको हम डालेंगे अब अगली बार। तो पहले जितना सही हुआ है उतना पहले अच्छे से आप लिखिए नीचे, ठीक। तो चलिए ठीक है, इतना जो है कि आपके लिए सफिशियंट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पर्यावरण का ख्याल ज़रूर रखिए, और बच्चा आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट आप लोग, ठीक है। चलिए, जय हिंद।